Now we have compressible flows. जी तो बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले हम जब भी कंडीशंस लिया करते थे या सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस की बात करते थे तो हम क्या अजम्पशंस लिया करते थे? उन अजम्पशन में से एक अजम्पशन बहुत ज़्यादा कॉमन थी। जी क्या कभी हमने इनकम्प्रेसिबल अजम्पशन ली है? हम जब अजम्पशन ले रहे होते थे तो क्या हम इनकम्प्रेसिबल फ्लोज लेते थे अजम्पशन में? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? जी बेटे आप बता नहीं रहे। आवाज Yes, कट sir. रही है। नहीं आ रही आवाज? आ रही है कट सर। कट के आ रही है। कट कट के आ जी रही सर है। आवाज आ रही है आपकी। नहीं वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कट कट के आ रही है। चलें मैं देखता हूँ कि नेट आप स्टेबल हो गया होगा, अगर थोड़ा बहुत कोई इशू आया होगा तो। ओके जी, हमारा आज जो अब टॉपिक है ना वो है कंप्रेसिबल फ्लो से। इससे पहले हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तमाम की तमाम फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक, उस सारे में सिवाय फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जहां पर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल की कैटेगराइजेशन हुई थी, कैटेगराइज किया गया था, उसके अलावा हमने कभी भी कंप्रेसिबल फ्लोज को डिस्कस नहीं किया। हम जब भी एजम्पशंस ले रहे थे इनकम्प्रेसिबल फ्लोज ही ले रहे थे, हम हमेशा ही इनकम्प्रेसिबल फ्लोज ले रहे थे। तो अब भी कुछ ऐसा ही है कि अब हम कंप्रेसिबल फ्लोज की तरफ आए हैं कि कंप्रेसिबल फ्लोज क्या होंगे। इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल में दोनों में क्या डिफरेंस था को बताएगा? जी राशिद बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप? राशिद का नेट सही नहीं है, कोई और बच्चा बताए। सर आपकी आवाज पहले सही आ रही थी, अब कट कट के आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही। नहीं तो क्या इशू है ये? आप लोग आप ठीक आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। ओके चलें जी, इमरान आप अपने आप को अनम्यूट रखना, दरमियान में जब आवाज कटे मुझे बता देना आपने, ठीक है? ठीक है सर। ओके। In chapter 12 we reviewed some basic concepts of compressible flows. चैप्टर 12 में भी हमने कंप्रेसिबल फ्लोज को पढ़ा था, जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स। द मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज टू डिस्कस वन डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो इन मोर डिटेल। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क इज what would cause the fluid properties to vary in one dimensional compressible flow? The answer of various phenomena. Okay, अब सुन लें। यहाँ पर पहली बात ये कि कंप्रेसिबल की वजह से कौन कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं जो कि चेंज होंगी, ये क्या क्या कुछ चेंज आएगी। तो उनमें हम यहाँ पर चीज़ें जो देख रहे हैं कौन कौन सी, किन जगहों पे चेंजेस की बात कर रहे हैं। फ्लो विद वेरिंग एरिया। फ्लो विद वेरिंग एरिया के अंदर ये होगा कि आपको पता है जब एरिया चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। नॉर्मल शॉक। नॉर्मल शॉक के अंदर शॉक वेव्स जब हमने पढ़ी थी तो शॉक वेव्स के अंदर एक जगह पे हमने ये भी कहा था कि वायलेंट चेंजेस आते हैं।
violent adiabatic process that cause entropy to increase and hence property changes, shocks के अंदर। flows in channel with friction, इसी तरीके से जो चेंजेस की बात हो रही है, चेंजेस इन फ्रिक्शनल, मतलब फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से जो चेंजेस आ रही होंगी। flows of channel with heating or cooling। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सारों की बजाय हम सबको सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे लिखा है, फॉर सिंपलिसिटी वी स्टडी ईच ऑफ दीज फिनोमेना सेपरेटली। आफ्टर कंप्लीटिंग द treatment of one-dimensional flow, we will introduce some basic concepts of two-dimensional flow, oblique shocks and expansion waves। पहले हम one-dimensional compressible flows के बारे में बात करेंगे। one-dimensional compressible flow से related basic equations को ड्राइव करेंगे। बेसिक इक्वेशंस कौन सी हैं? तमाम बेसिक गवर्निंग इक्वेशंस जिनके अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन या थर्मोडायनामिक जो हीट इक्वेशंस हैं वो हम देखेंगे। तो ये देखें, our first task is to develop general equations for one-dimensional flow that express the basic laws from chapter 4। यानी कि आपने चैप्टर 4 में जो फर्स्ट टाइम डिस्कस किए थे या फर्स्ट टाइम ड्राइव किए थे बेसिक लॉज, वो कौन से थे? मास कंजर्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम इन्हीं 4 चैप्टर्स को, इन्हीं 4 टॉपिक्स को जो 4 चैप्टर वाले पढ़े हुए थे उनको अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबल के लिए। टू डू सो वी विल यूज द फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम एज ऑन फिगर 13.1। ये हमने कंप्रेसिबल फ्लो ले लिया है। यहाँ पर जो फ्लो है इन हो रहा है, डाइवर्जिंग पाइप है, फ्लो रेट क्यू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर स्टार्ट में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी की वैल्यूज हैं और बाद में भी वैल्यूज हैं। अच्छा, पहले भी हम कुछ ऐसा ही लिखते थे, तो कंप्रेसिबल की वजह से कोई फर्क पड़ा है इसमें और जी सर, क्या फर्क पड़ा है? उसमें जब भी हम कंप्रेसिबल में हम जिस तरह लिया होगा ना T1, वहाँ पे T2 प्लस कुछ ऐड कर देते थे इस तरह से। कोई बात नहीं, ऐड यूं ही समझे कि ऐड किया हुआ है, इसके अलावा कोई और चेंजेस? पिछला चैप्टर भी कंप्रेसिबल से रिलेटेड था, तो उससे प्रीवियस मंथ की बात कर रहा हूँ सारों में, तो क्या कोई खास डिफरेंस कोई? इसमें टेम्परेचर लेते हैं। बेटे, कंप्रेसिबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन डेंसिटी के साथ है। डेंसिटी वेरी नहीं करती। इनकंप्रेसिबल फ्लोज के अंदर डेंसिटी कभी भी वेरी नहीं कर रही थी, कंप्रेसिबल के अंदर डेंसिटी वेरी कर रही है। तो उसमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज लिखते थे, डेंसिटी नहीं लिखते थे। डेंसिटी रो प्लस डी रो हमने पिछले चैप्टर से लिखना शुरू किया सिर्फ। तो समझ रहे हैं बात को? तो डेंसिटी चेंज नहीं होती थी उसमें, यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो रही है। ओके, तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा? कंटिन्यूटी इक्वेशन। उस कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम स्टेडी और वन डायमेंशनल कंडीशन ले रहे हैं, तो स्टेडी कंडीशन लेने की वजह से क्या होगा? फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा जी? जीरो हो जाएगा। जीरो। ओके, यस सर। शुक्र है, मुझे पता चल गया ना आवाज आ रही है। देखें, वैसे पूछता रहा, आप लोगों नहीं बोले। तो इंटेग्रल रो वी डी ए, तो ये वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, तो ये बिल्कुल वैसे ही सेकंड एंड रो टू वी टू ए टू माइनस फर्स्ट एंड रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आ गई हैं आप लोगों के पास। ओके, तो यूँ भी कह सकते थे कि इस एंड पे एरिया और वेलोसिटी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर आप लोगों को अंदर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव आया हुआ है फर्स्ट पे। इधर एरिया वेक्टर है, इधर वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी। ओके, तो मैं क्या सकता हूँ रो वन, फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रो टू वी टू ए टू इज इक्वल टू रो वन वी वन ए वन, तो रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू या रो वी ए, और यही हमारे पास मास फ्लक्स है।
एम डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये टोटल मास फ्लक्स जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड पे सेकंड एंड पे सेम रहने का मतलब यही है कि मास फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेम आने का मतलब यही होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, second equation is second governing equation which we are going to draw is momentum equation. इसकी बेसिक इक्वेशन क्या थी? sum of all forces is equal to these two quantities, partial integral vx rho dvx and plus integral vx rho vdA. अब स्टडी लिया हुआ है तो ये खत्म कर दिया, और वन डायमेंशन था तो ये बॉडी फोर्स अजम्पशन पहले नहीं लिखी थी, कि थर्ड अजम्पशन लिख के उसने यहाँ पे डाल दिया, तो थर्ड अजम्पशन की वजह से बॉडी फोर्स वाला कंपोनेंट भी जीरो हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यू भी जीरो हो चुकी है हमारे पास, ठीक है ना, और ये वाली वैल्यू भी जीरो हो चुकी है। तो मेरे पास सिर्फ जो टर्म्स बच गई हैं वो या तो ये टर्म बच गई है फोर्सेस की, या फिर ये टर्म बच गई। ओके, तो फिर फोर्सेस की जो बात करेंगे, फोर्सेस होते हैं मेरे पास ये, उसने ना दोबारा नहीं निकाली वैल्यू, ये बिल्कुल पहले जो हमने काम किया था कि फोर्स होती है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना प्रेशर, तो फोर्स होगी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ओके, तो ये प्रेशर फोर्स जो है फर्स्ट एंड पे जो लग रही होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रेशर की डायरेक्शन जो फर्स्ट एंड पे होगी, तो मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि ये इसमें फर्स्ट के साथ नेगेटिव लिखता है ना, क्यों लिखता है, फर्स्ट पे पी इधर लग रहा है और इस पे पी इधर लग रहा है सेकंड में, इसलिए ये वाली पॉजिटिव है फोर्स और ये वाली क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। क्लियर है जी बात? ये आ गई फर्स्ट एंड पे पॉजिटिव, सेकंड एंड पे नेगेटिव। अच्छा, ये आर एक्स क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर फोर्स है बेटा जी, जिस तरह हमने बात की थी पिछले टॉपिक में भी, जो लास्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उसमें अलोंग द वॉल्स, चैनल वॉल्स के अलोंग जो फोर्सेस थे उसको आर एक्स का नाम दे दिया हुआ उसने यहाँ पर, तो ये आर एक्स है जी, और इसकी वैल्यूज ये बिल्कुल वैसी आएंगी सेकंड एंड माइनस फर्स्ट एंड पे जो भी वैल्यू। तो सारे को सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के दौरान हाँ एक काम किया उसने कि रो वन वी वन ए वन और रो टू वी टू ए टू, यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई हुई हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसका नाम एम डॉट रखा था हमने, याद है ना, अभी हमने इसको क्या कहा था, एम डॉट, तो ये हो गया एम डॉट वी टू माइनस एम डॉट वी वन, बाकी सारी वैल्यूज वैसे आ गई। तो ये मोमेंटम इक्वेशन की सॉरी, इससे पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा था, अब ये मोमेंटम इक्वेशन की आप लोगों के पास फॉर्म आ गया कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए, स्टडी वन डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लोज विद एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स। ठीक है जी, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट गोवर्निंग इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट गोवर्निंग इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिक इक्वेशन क्या है इसकी, फ्लो रेट और वर्क डन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस सरफेस अगर उन सारों का वैल्यू, ये आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो फॉर्म लिखी थी। अच्छा, इसके अंदर डब्ल्यू डॉट ऑफ सरफेस जो है, शेयर है, अदर जो वर्क डन है, उन सारों को हमने क्या दे दिया, एब्सेंट कर दिया, हाँ जी जीरो का कह दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये जी जी वाली जो टर्म थी वो भी यहाँ से खत्म हो गई, ये के अंदर, ठीक है, यहाँ से ये सारी टर्म गायब हो गई, स्टडी की वजह से ये वाली टर्म गायब हो गई, ये तीनों टर्म गायब हुई हैं इस अजम्पशन की वजह से, चौथी और पांचवी की वजह से, ये वाली गायब हुई है पहली अजम्पशन की वजह से, और ये गायब हो गई छठी अजम्पशन की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, note that even if we have friction, there is no friction work, the bond
at the wall because with the friction of the velocity the wall must be zero due to no slip condition. Under the assumption the first law reduces to या चाहिए उसके work done on the shear on the surface या wall stresses जो हैं वो जीरो क्यों लिया उसकी रीजन बताई थी। तो बाकी जो चीजें बच गई थी उसमें E की वैल्यू यहाँ पे E की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सारा कुछ आया है यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई कर यहाँ पे E की वैल्यू A प्लस पी न्यू, तो ये आप लोगों ने E और पी न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है प्रीवियस इक्वेशन के अंदर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया ना तो इसके अंदर ये U प्लस पी न्यू ये जो वैल्यू थी उसको उसने 8 से डिनोट करा दिया हुआ है। We can see that heat transfer per unit mass rather than per unit time basis। अच्छा ये डेल क्यू ये हमारे पास जो है हीट ट्रांसफर जिस तरह है हीट ट्रांसफर रेट है, ये मास ट्रांसफर है। तो डेल क्यू ओवर डी एम हम वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं क्यू डॉट ओवर क्यू एम से क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव है। तो डेल क्यू ओवर डी एम अगर रिप्लेस कर देंगे क्यू एम इस क्यू डॉट की जगह पे इस क्यू डॉट की जगह पे और इस एम डॉट की जगह पे, तो क्यू डॉट ओवर एम डॉट की जगह पे डेल क्यू ओवर डेल एम रिप्लेस करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन का एक अपना नाम है जो कि हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है हीट इक्वेशन की इन टर्म फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। अच्छा अब हमने यहाँ पर V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर को कह रहा है जीरो है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई की है। ओके, स्टैग्नेशन एंथैल्पी अगर इंट्रोड्यूस करवा दें तो स्टैग्नेशन केस में वेलोसिटी जीरो हो जाएंगी। तो ये बाकी ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो नॉट के फॉर्म में या स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के फॉर्म में इस सिचुएशन में शो हो रही होगी। तो यहाँ तक ये हो गया जी हीट इक्वेशन अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक। ठीक है, हीट इक्वेशन दोनों नहीं हुई, एक हीट इक्वेशन हमने कर ली है, एक हीट इक्वेशन अभी बाकी है। तो कल हीट इक्वेशन और जो स्टेट इक्वेशन है बाकी इनको हम देखेंगे। ठीक है जी, जी सर। ठीक।